नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। सियासत किस ओर? जी हां, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम ने नए सियासी समीकरणों का सूत्रपात किया है। चुनाव में भाजपा गठबंधन को 273 तो सपा गठबंधन को 125 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही बसपा और कांग्रेस का लगभग अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं तो बसपा को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है। बसपा से बेहतर स्थिति में तो रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल जैसी पार्टियां रही हैं। तो वहीं क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों का प्रभाव बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों से ज्यादा दिखाई दिया है। इन हालातों में उत्तर प्रदेश की सियासत का क्या रुख होगा और अगले चुनाव, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव की इसमें क्या झलक दिखाई दे रही है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब, नेता बीजेपी से, अकमल इमाम, नेता समाजवादी पार्टी से, कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले केसी जैन साहब, लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया है। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द मेहमानों को जोड़े, लेकिन आपको तब तक कुछ और जानकारी हम दे देते हैं कि आखिर यूपी का जनमत क्या कहता है। मऊ एक बड़ी मुश्किल से विधानसभा सीट पर कमल खिला है। मऊ में 3 सीट पर सपा सुभाषपा गठबंधन को भारी सफलता मिली है। तो वहीं जौनपुर में सपा सुभाषपा गठबंधन ने भी सीटें जीती हैं। तो ऐसे तमाम जो समीकरण रहे, खास करके जिस तरह से जो बड़े बड़े दल थे उत्तर प्रदेश में, जिन दलों की सरकारें लंबे समय तक रहीं, आखिर उनका अस्तित्व क्यों मिट गया, और जो छोटे छोटे दल हैं वो निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जैन साहब, इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, लेकिन इसमें भी अगर हम गौर करें तो पिछली जीत के मुकाबले ये जीत थोड़ी सी कम रही है। क्या कुछ स्थिति अब आपको आने वाले समय में लगती है? 2024 की तैयारी को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही है, देश का सबसे बड़ा चुनाव भले ही है, लेकिन इसके बाद 2024 का जो चुनाव होगा उसकी एक तैयारी है, उसका एक प्री मैच है ये। तो क्या कुछ स्थिति आगे बढ़ने वाली है? हेलो जी जैन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 आवाज मिल रही है जी। जैन साहब, जिस तरह से इस बार जो चुनाव आप जीते हैं, पिछली दफा जो चुनाव जीता था उससे आपको काफी कम सीटें, इस बार नुकसान कुछ सीटों पर आपको झेलना पड़ा है। लेकिन अगर 2024 को लेकर बात करें, लोकसभा चुनाव को लेकर बात करें, तो उस पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जहां तक सीटों के कम या ज्यादा आने की बात है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष कयास लगा रहा था कि नहीं, हम तो 350-400 सीटें हम खुद ले आएंगे, और देखिए विपक्ष कितनी सीटें लेकर के आया और क्या स्थिति हुई, और सरकार बनाने की स्थिति में कहीं से नहीं दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। कुछ सीटों का हमारा नुकसान हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एंटी कैपेसिटी कुछ तो होती है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लंबे समय से किसी भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया, और यहाँ तक ये भी मिथक था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, 6 महीने में वो मुख्यमंत्री पद से उसको हटना ही पड़ता है। तो इन सारे मिथकों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ा है, और फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने जा रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत की सरकार, वो भी इतना पिछड़ बहुमत, जबकि विपक्ष ने तमाम सारे भ्रम फैलाए, तमाम सारे मुद्दों जो रियल मुद्दे थे उसे भटकाने का प्रयास किया। इसके पहले नोटबंदी और तमाम सारी चीजों का जिक्र इस बार कांग्रेस ने फिर किया, और कांग्रेस को एक सीट पे संतुष्ट होना पड़ा। कांग्रेस तो कह रही थी हम 4 सीटों पे स्वतंत्र होकर के लड़ रहे हैं, इस बार हम सरकार बनाएंगे। तो देखिए, बीएसपी 1 सीट पे, कांग्रेस 1 सीट पे, और समाजवादी पार्टी किसी स्थिति में नहीं कि वो बहुमत के करीब भी पहुंच जाए। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला है, और हमारी जिन सीटों पे हार भी हुई है वहां पे 1500 का अंतर है तमाम सारी सीटों पे। तो ऐसे में जनता ने हमको फिर से सिर माथे बैठाया है, फिर से सराहा है। और 2024 की बात है, बिल्कुल ये 2024 का एक तरीके से सेमीफाइनल था, और इससे तय हो जाता है कि 2024 में
उत्तर प्रदेश से जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, 80 में से उत्तर प्रदेश से हम फिर से 75 सीटें लेकर के आने वाले हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीटें कम हुई हैं, फिर भी दावा उतना ही है। नहीं, देखिए उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सीटें जरूर कम हुई है, लेकिन वोटों का अंतर कितना है, वोट परसेंटेज हमारा किस प्रकार से कोई कहीं पे भी वोट परसेंटेज जो हमारा है वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में आप देखिए जहां बीएसपी का 24% वोट परसेंट रहता था, 22% रहता था, उनका घट के 14% पे आ जाना और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देना, तो कहीं से भी हम कमजोर नहीं हुए हैं। कुछ सीटों पे हमारी जो हार हुई है और वर्तमान जो स्थानीय विधायक थे उनकी कुछ कमियां भी उसमें रही है, उन कमियों को हम स्वीकार करते हैं और हमने लोगों के टिकट भी नहीं काटे। उसके बाद में भी जनता ने हमको सराह सिरहा से बैठाया। इसका मतलब हमारी सरकार ने भी काम किया, हमारे विधायक और मंत्रियों ने भी काम किया। और आप ये देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों की तरीके से परिवारवाद की पार्टी समझते थे और अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए इस तरीके से वो सीटें चाह रहे थे और उनको जो सीटें नहीं मिली वो छोड़ करके गए, लेकिन जनता ने किस प्रकार से उनको खारिज कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है देखने वाली। तो जो लोग, उनको ये जो गुमान था कि हम जहां रहेंगे वहां पे सरकार बनेगी, हम जा रहे हैं, उनके कितने बड़बोले वो बयान आए योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, और उसके बाद में जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो 2017 के इलेक्शन में उनको और उनके सहयोगियों को जिस प्रकार से जीत मिली थी, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने उनको वोट दिया था, इसलिए वो जीत करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी से हटे, समाजवादी पार्टी की तरफ गए, तमाम सारे उनके बयान दिया, पूरी ताकत भी लगा दी और उसके बाद में जनता ने उनको खारिज कर दिया। तो मैं तो जनता को बधाई देता हूं। 4 प्रदेशों में हमारी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में भी जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से एक बार शपथ लेने वाले हैं। लंबे समय से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में था कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो रही थी, तो सबसे बड़ा तो जनता ने ये जो जनमत दिया है, जनता को बधाई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात भी कहिए या मोदी जी का काम कहिए या योगी जी का काम कहिए, लेकिन जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बनी है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे जनता ने दोबारा सरकार बनाने का मौका किसी भी पार्टी को नहीं दिया था। चलिए, अकमल इमाम जी, समाजवादी पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार थोड़ी प्रोग्रेस तो की है, वोट बैंक बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जो दावे तमाम किए जा रहे थे, अखिलेश यादव कहते थे कि 403 में से 400 सीटें जीतेंगे, 3 विपक्ष के लिए छोड़ेंगे, तो आप 200 तक का आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब 2024 की क्या कुछ तैयारी होने वाली है, और जो आपका थोड़ा बहुत जनाधार बढ़ा है पहले से, उससे क्या कुछ आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही थी वो अपने स्तर से नहीं की थी, वो जनता ने जिस तरीके से हमारा साथ देने की कोशिश की, जनता हमारे साथ खड़ी हुई, उस बात को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी कि हम 400 सीट जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके का चुनाव हुआ, जिस तरीके से बांटने की राजनीति हुई, जिस तरीके से नफरत फैलाई गई, और खास तौर से जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात रही, भ्रष्ट प्रशासन और 5 किलो राशन, ये बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने किस लालच में, किस तरीके से उनका वोट जो ट्रांसफर हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो हमें नुकसान दे गया। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में हर जगह जनता ने हमारा साथ दिया। किसान, नौजवान, छात्र तो हमारे साथ खड़ा रहा। अखिलेश यादव जी की मीटिंग्स में भी आता रहा, रैलियों में आता रहा, हर जगह भीड़ के साथ आता रहा, और मालगाड़ी पे, गाड़ियों पे, बसों पे लद लद के लोग योगी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए गए, अपने अपने घरों वोट देने गए। लेकिन आखिर वो वोट गया कहाँ? हम लोग पहले इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि हम हारे क्यों, क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया, जनता ने हमारी मदद की। हमारी हार का कारण क्या रहा? हो सकता है कि इन्हीं सीटों पर हम हारे तो टिकट वितरण से हारे, हो सकता है कि और कोई कारण रहा हो। अभी हम हार की समीक्षा करेंगे और बिंदुवार करेंगे कि हम हारे क्यों, क्योंकि जनता, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की हार है। जनता चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, जनता चाह रही थी कि योगी जी अब मठ में जाए वापस, लेकिन अब किस तरीके से ये हुआ, कहां से खेल हुआ, इस चीज को हम लोगों को देखना होगा। हम लोग इसको बैठेंगे, बात करेंगे
और समझेंगे कि आखिर हमारी हार क्यों हुई। रही बात 24 की, हम लोग लड़ाकू लोग रहे हैं, हमने जनता की आवाज उठाई है, हम जनता के साथ खड़े रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी रही है, हम जनता की अपेक्षाओं पर एक प्रमुख विपक्ष के रूप में जनता की आवाज उठाएंगे और सरकार को जनता की बात सुनने के लिए बाध्य करेंगे। उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और उम्मीद है कि जनता जो अपना प्यार हमारे साथ बनाई हुई है ये बनाए रहेगी। बस हमें ये भ्रष्ट प्रशासन और जनमत की चोरी रोकने पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जनतंत्र की लूट जो हुई है, इस लूट को कहीं न कहीं से हमें रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, उसके लिए हम देने को तैयार रहेंगे। चलिए जैन साहब। देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि जनता ने जिसको भी जनमत दिया, इससे पहले जो 2012 में जनता ने आपको जनमत दिया, हमने 5 साल तक संघर्ष किया और 5 साल के बाद जब 2017 में हम चुनाव में गए तो आपकी जो कमियां थी, आपके कमियों के कारण समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण और भी जो चीजें रही, उसकी वजह से जनता ने आपको खारिज कर दिया। और उसके बाद में आज आप ये कह रहे हैं कि जनता के जनमत की लूट और इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल, इसका मतलब आप जनमत का अपमान कर, आपको जनता ने नकार दिया तो आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जनता को आप गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी करके आप कोस रहे हैं। क्या लगता है श्री अखिलेश यादव जी चाहे जनता को कोसे, चाहे आप कोसे, या समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, वो जनता को कोसे, उनको क्या लगता है कि जनता दोबारा ऐसा करने से जनता उनको क्या आशीर्वाद बैठाएगी? जिन लोगों ने वोट दिया उनको आप कोस रहे हैं कि आपने गलत जगह वोट दे दिया। अरे जनता का ये जनादेश है, यही लोकतंत्र है और आपको भी 225 से ज्यादा सीटें मिली है, तो ऐसे में ये कह देना कि जनता के जनमत की लूट है और 5 किलो राशन को भी कोस रहे हैं। अरे तो क्या जनता को भूखे मरने दिया जाए? एक तरफ आप कह रहे थे अभी तक कि जनता को कुछ मिला ही नहीं, अब आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे दिया इसलिए जो है जनता ने इनको वोट दे दिया। अभी आप ये भी कहेंगे कि 36,000 करोड़ रुपए क्योंकि कर्जा माफ कर दिया था किसानों का, इसलिए किसान आपके साथ आ गए। फिर आप ये भी कहेंगे कि किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक ये देते रहे इसलिए किसान इनके साथ आ गए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, अभी आपको राशन दिखाई दे रहा है, अभी आपको टीकाकरण दिखाई दे रहा है, अभी आपको 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी दिखाई दे रही है, फिर धीरे धीरे जितनी योजनाएं हैं, और खास करके देखिए योजना कोई भी पार्टी हो काम करती है, मैं नहीं कहता हूँ कोई भी पार्टी काम नहीं करती, कोई भी सरकार आए काम करती है, लेकिन उस काम में कितनी पारदर्शिता होती है, किन लोगों को लाभ पहुंचता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आपने 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया, अगर आप रोजगार दे रहे थे तो 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत क्यों आ गई? और 500 रुपए महीने में वो बेरोजगार जिसकी आपने श्रेणी बनाई कि कम से कम इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तो उसको 500 रुपए महीने में क्या वो भोजन भी कर लेगा क्या? अरे 900 रुपए महीने तो हम जानवरों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं भोजन के लिए, जो सांड और गाय उनको हम 900 रुपया महीना दे रहे हैं, और आप एक आदमी के लिए 500 रुपया महीना व्यवस्था कर रहे हैं ग्रेजुएट के लिए कि ग्रेजुएट को हम 500 रुपया महीना देंगे। तो आपकी योजना वो भी, उसमें भी चुनाव होता था कि किसको इस योजना को लाभ मिलेगा और किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, अन्य पार्टियों की सरकारों में जो डिफरेंस है उसको जनता ने महसूस किया। ऐसा नहीं कि कोई और पार्टी आती कुछ करती रही, पूरा की पूरा बजट होता क्या है, सामने आता है, लेकिन आप 50% बजट तो खा जाते, डकार जाते। 50% बजट, उसमें से जो 4 लाख करोड़ रुपए का आपके समय में जो बजट था, उसमें से आपने 2 लाख करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किए होंगे। आप चाहे रिवर्स फंड घोटाला और तमाम सारे घोटाले भी आपके सामने आए, तो जनता ने इसलिए आपको खारिज कर दिया। और जनता के जनमत का सम्मान करिए, हम फिर आपसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर मुंह की खानी पड़े, और जो आपको जनता ने जहां तक चुना भी है, ऐसा ना हो कि आपका वोट प्रतिशत या वोट जो बढ़ी है, जो सीटें बढ़ी है, वो ऐसा ना हो कि कांग्रेस की तरीके से, जिस प्रकार से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया, 1 सीट दी उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को, तो जो झूठी बातें और सरकार के जो अच्छे काम है उनको भी झूठा कह करके कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ आज जनता जो आपके साथ है भी, कल को वो भी आपका बिल्कुल सफाया कर दे, आप भी 2, 4, 5 सीटों पर सिमट जाए, जिस प्रकार से आप परिवार की सारी सीटें हारने लगे लोकसभा चुनाव में, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए जनता के जनमत का सम्मान जरूर करिए, सब बातें ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसिए, हमें कोसिए, मोदी जी को कहिए, योगी जी को कहिए,
लेकिन जनता का अपमान मत करिए। जनता के जनमत का सम्मान करिए कि हमें जनता ने मौका नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सरकार बनने का मौका दिया है। हम जनता के बीच में काम करेंगे, हम जाएंगे, फिर मेहनत करेंगे। आप ये तो कहिए, लेकिन आप ये ऑटो की चोरी है, ऑटो की लूट है, जनमत का लूट है, ये क्या है? ये क्या बचपना है? वही चीज अखिलेश यादव भी कहते हैं, वही इनके प्रवक्ता कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आपका ऐसा ही रुख रहा तो हो सकता है आपका खाता भी उत्तर प्रदेश में ना खुले। मैं तमाम सारे टीवी चैनलों के डिबेट में बैठा, आपके साथ भी बैठा दिनेश जी, में लगातार बैठा, और यहाँ पे जब कांग्रेस के प्रवक्ता आए उनके बड़बोलेपन पे हमने कहा कि इस चरण में, मैंने कई चरणों में कहा कि इस चरण में आपका खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं आई। मैं भी तमाम जिलों में गया हूँ, जमीन पे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हम तमाम जगह पे गए, तमाम लोगों से चर्चा की, बातें की, तमाम जिलों का भी हमने दौरा किया, और हमने देखा कि कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर कितना गुस्सा था, कितना विद्रोह था। इसलिए मैं कह रहा था कि आपका खाता नहीं खुल रहा है, और कहीं वैसी स्थिति समाजवादी पार्टी की भी ना हो। इसलिए जनता के जनमत का सम्मान करिए, और सारा विरोध ठीक है, लेकिन अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो इसको खारिज मत करिए। अकमल जी, आपने कहा कि इस पर अब हम चर्चा करेंगे, पार्टी चर्चा करेगी कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। आप जो जिस तरह से माहौल देखकर आपको लग रहा था कि पार्टी एक बड़े जनमत के साथ आने वाली है और इतनी कम मिली, तो क्या सिर्फ इसमें आप ईवीएम को लेकर चर्चा करेंगे, या जो मुख्य चर्चा होनी चाहिए वो करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केसी जैन साहब के और आपके दोनों के सवालों का जवाब पहले दे दूं कि ये कह रहे हैं, देखिए, जनता का विरोध कोई नहीं कर रहा, जनता का सम्मान तो आपने नहीं किया। जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होकर वोट दिया, जनता ने समाजवादी पार्टी के नेता को सम्मान दिया। आपके नेता क्षेत्र से खदेड़े गए, भगाए गए, और उसके बाद भी अगर आप जीत के आ रहे हैं, उसका प्रमाण भारत में वो ट्रक से भरी ईवीएमओ से भरी ट्रक बताती है, उसका प्रमाण देती है सोनभद्र में वो गाड़ी, और इलाहाबाद में एसडीएम के गाड़ी से मिली हुई वीवीपैट की पर्ची। ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण देती है कि जनता का जो मैंडेट था, जनता का जो समर्थन था, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। उसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसके साथ घोटाला करने का काम किया। हम इस बात की चर्चा करेंगे, और इस बात को हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोग जनमत की चोरी जिस तरह से आपने किया है, जनता के वोट का अपमान किया है, उस अपमान का बदला 2024 के चुनाव में हम लोग आपसे ले सके, और जनता जिसको वोट दे रही है वो वोट सही दिशा में, सही जगह पर है। तो जनता को पता चलना चाहिए कि हमने वोट अगर समाजवादी पार्टी को दिया है तो समाजवादी पार्टी को ही जाना चाहिए। अब पता चला किसान वोट दे रहा है समाजवादी पार्टी को, नौजवान दे रहा है वोट समाजवादी पार्टी को, महिलाएं लाइन लगा के वोट दे रही है समाजवादी पार्टी को। जहां पर आपने कूड़े की तरह एक महिला को जला दिया, बलात्कार पीड़िता को, जहां आपने सेंगर जैसे अपराधी के पीछे खड़े होकर के जय श्री राम का नारा लगाया, जहां आपने गरीबों के घर गिराए, जहां आपने परेशान किया लोगों को, जहां छात्रों पर लाठी चलाई गई, छात्र विरोध खराब। अरे ये तो आप घिसा पिटा वही आलाप कर रहे हैं जो पिछली बार आप आलाप कर रहे थे, घिसा पिटा, जनमत की चोरी और ईवीएम हैकिंग। अरे तो जब चुनाव आयोग ने आपको बुलाया, ईवीएम कैसे हैक होता, आप हैक करके दिखाइए, आप लोग क्यों नहीं गए? चोरी कहाँ किया आपने? अभी चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था कि ईवीएम कैसे हैक होता, आप आइए हैक करके दिखाइए। कोई गया वहाँ पर? कोई नहीं गया। योगी और सारा दोष आप ईवीएम पे आप दे रहे हैं। ये तो पता था कि आप ईवीएम को दोषी बनाएंगे। हरा करके मुख्यमंत्री ये जो आपने जो कहा ना कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उसको भी हमने चैलेंज के रूप में लिया। कौन कौन इसमें शामिल था ये केशव जी बताएंगे। और रही बात 2024 की, हम आप क्या वहाँ बूथ कैप्चरिंग करने गए थे? होटल वाले गए थे आपके लोग वहाँ बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे क्या? अंदर जाके झांक रहे थे कौन सा बटन दब रहा है, किसको वोट मिल रहा है? क्या हो गया? जनता के मन में क्या है, जनता ने किसको वोट दिया? तो इसका मतलब आपने भी चोरी की। जो 225 सीटें, आप जो 125 सीटें ले आए, इसका मतलब आपने भी चोरी की। जनता ने वोट नहीं, आपने इसका मतलब चोरी की, जनता की चोरी की, 125 सीटें ले आए। अरे आप 50 सीटें नहीं ला पाते,
आप 50 भी नहीं ला पाए थे, और इस बार 125 कहां से आ गए आपके पास? इस पर वोट दिया नहीं, पिछली बार आपको 50 सीटें भी नहीं मिली थी, कांग्रेस से मिलकर के लड़े थे तब भी नहीं मिली थी। आप कह रहे हैं आपके कौन से ऐसे कारनामे थे जिस पर जनता आपको वोट देती? आपके सारे कारनामे ऐसे थे कि जनता ने आपको हराने का मन बना दिया था। अरे भगाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने, जनता ने भगाया स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिनको आप चुनाव के आखिरी टाइम पे शामिल किए और उनको चुनाव नहीं जिता पाए। होगी और इस कहीं षड्यंत्र तो नहीं था ये? किया है ये अखिलेश यादव जी का षड्यंत्र तो नहीं था, अखिलेश यादव जी का षड्यंत्र तो नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हरवा दो, बाकी सीटें भले जीत जाओ। क्या ये षड्यंत्र के तहत तो नहीं हरा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी ने? इसको उनकी राजनीति खत्म करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कहीं उनको जानबूझ के तो आप लोगों ने नहीं हरवा दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। अब भाई देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारे, आपने एक चीज बताया ना, आपका तो टारगेट था आपको कौन सी सीट जीतनी है कौन सी हारनी है, तो आपके नेता जो बोलते हैं वही मीडिया बोलता है और वही होता है। जो अमित शाह बोल देते हैं मीडिया को कोसेंगे, इनके पास दो विकल्प है, केवल दो चीजें केवल, या तो मीडिया को कोसना या जनता को कोसना। उतनी ही सीट जनता को कोसना और मीडिया को कोसना। मीडिया भी बोलती है उतनी ही आती है, क्योंकि पहले तो उतनी ही सीट पर आप सेटिंग करते हैं, आपकी सेटिंग उतनी ही सीटों पर होती है जितनी अमित शाह बोलते हैं। आपको पता होता है हमें कौन सीट जीतनी है कौन हारनी है, ये तो क्लियर है ना। आप फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आती है समाजवादी पार्टी को मैं फिर आगाह कर रहा हूँ कि आपका ऐसे ही क्रियाकलाप रहा। आप समाजवादी पार्टी को आगाह मत नहीं, कीजिए, आपका क्रियाकलाप ऐसे ही रहा कि जनता के हित का काम कीजिए। आप ईवीएम को कोसते रहे, आपको आगाह कर रहा हूँ कि देश को बांटना बंद कीजिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि बेरोजगारी के खिलाफ कदम उठाइए, किसानों के पक्ष में काम करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, अपराधियों को जेल भेजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत सही, अपराधी जेल जाएंगे, फिर आपको अपराधियों की जांच याद आएगी। ये कृत्य बंद कर दीजिए। फिर अकबर जी आपको अपराधियों की जांच याद आएगी। अभी बचे हुए अपराधी जेल जाने वाले हैं। अपराधियों को जेल भेजिए, अपराधियों को आप सदन में बैठा के महिमा मंडित करना चलेगा, अपराधी जेल जाएंगे, फिर आपको अपराधियों की जांच याद आएगी। अरे ये तो यादव थे, जो अपराधी है उन पर भी मुकदमे हैं, उनको लेना बंद ये तो मुस्लिम थे इसलिए पुलिस ने उनको जबरन मार दिया, ये तो ठाकुर थे इसलिए इनको पकड़ के जबरन बंद कर दिया, ये तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का बहुत विरोध हो गया, ये ब्राह्मण हम लोग नहीं करते जातिवाद। आपको अपराधियों की जाते याद आएगी। पार्टी के लोग जातिवादी नहीं है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं आप ना, आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से पहले अपराधियों की जात याद आएगी आपको। कांधार छोड़ने आतंकियों को आप अपने गिरफ्तार में झांकिए। आतंकी को छोड़ने आपके नेता, केंद्रीय नेता काबुल एयरपोर्ट तक ले जाके पहुंचाने वाले लोग कौन? किसको बचाने के लिए गए थे? किसको बचाने के लिए गए थे? उसमें आपके भी बहुत सारे लोग थे, आपके समाज के बहुत सारे लोग थे, आपने समाज के बहुत सारे लोग थे। बर्बाद कर दिया। हमने तो आतंकियों को बचाने के लिए वो निर्णय लिया था, दोगुले लोग, और आप सीधे आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं। जैन साहब मेरी बात आप सुन लें। जी बताएं। से बोलने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज कौन थे वो लोग जो कांधार एयरपोर्ट तक ले गए थे आतंकी को बचाने, और जितने लोगों को आप बचाने के लिए बात कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को बचाने के लिए कांधार लेके गए थे ना, उसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए थे। आप माननीय मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए थे। मुलायम सिंह यादव जी की सलाह पे गए थे। कौन से नंबर पर है? आप गरीबी में देखिए किस नंबर पर जा रहे हैं। यादव जी की सलाह पे कांधार छोड़ने गए थे आतंकवादियों को। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप समझ के बात कीजिए। नहीं, वहाँ पर भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सलाह दी थी, आतंकवादियों को छोड़ने की सलाह मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी। लोगों को बचा लीजिए, आतंकवादियों को छोड़ दीजिए। यादव ने छोड़ा, एक नाम बताइए। मुलायम सिंह यादव जी की सलाह पे छोड़ने गए थे। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए कौन से आतंकी को मुलायम सिंह ने छोड़ा? नहीं, उनकी सलाह पे छोड़ने गई थी सरकार ना। छोड़ा
सरकार आतंकवादी क्षमा दे गई थी। अखिलेश यादव ने मदद की। अरे क्या बात करते हैं, बाराबंकी के जितने बम विस्फोट करने वाले थे सबका मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया, हाईकोर्ट में रिट डाली उन्होंने, प्रयास किया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, सारे पेपर मीडिया में आया, आप कहाँ सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, किस दुनिया में सो रहे हैं, सारे चैनलों पे कितनी बार चर्चा हुई, वो आतंकवादियों की हिस्ट्री आपको नहीं दूंगा। बाराबंकी के आतंकवादी थे, बाराबंकी से बंद आतंकवादियों को उड़ाने का प्रयास अखिलेश यादव जी ने किया पर आपको बोलने का और उन्होंने अधिकार नहीं स्वयं स्वीकार है, किया। क्योंकि देश आपने का स्वीकार पहला कर रहे हैं। आतंकवादी नाथूराम गोडसे। ये झूठ कौन बोल रहा है? झूठ आप बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। आप आतंकवाद पर बोलने चलिए। लायक नहीं है। चलिए झूठ कौन बोला? अखिलेश यादव चलिए झूठ अकमल बोल जी रहे हैं। जैन साहब, आतंकवाद पर अकमल जी बोलने जैन लायक साहब नहीं बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, अब ये आगे क्या मोड़ लेने वाली है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 2024 की तैयारी लेकर इसे चल रहे थे, ये माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल के तौर पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बसपा जैसे बड़े बड़े दलों की जो स्थिति हुई है, आने वाले समय में राजनीति में और भी बड़े उलटफेर हो सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।